अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई एम वंस अगेन बैक विद द सेम न्यूमेरिकल्स। उसी न्यूमेरिकल वाले पोर्शन के साथ वापस आया हूँ। 4 से 5 लेक्चर्स हमारे न्यूमेरिकल्स के ऊपर हो गए। न्यूमेरिकल्स क्योंकि इम्पॉर्टेंट पोर्शन है इस चैप्टर का, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि शायद हमने जितने लेक्चर्स चैप्टर के ऊपर दिए थे उससे हाफ लेक्चर्स हमने न्यूमेरिकल्स के ऊपर दे दिए हैं। 4 to 5 लेक्चर्स वी हैव बीन डूइंग न्यूमेरिकल्स। ये मैंने बोर्ड वहाँ तक उसी न्यूमेरिकल का वहाँ तक एज इट इज़ तैयार कर लिया। दोबारा उसी न्यूमेरिकल के बी पार्ट की तरफ चलेंगे। एक दफ़ा से ज़रा मैं दोबारा से उस न्यूमेरिकल का आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ। न्यूमेरिकल क्या था? कुछ इस तरह से था कि आपके पास एक प्लैंक है जो कि एक ओरिजिन से, एक पॉइंट से पिवटेड है, फिक्स्ड है, इस पॉइंट के गिर्द घूम सकता है। इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स 0 0 0 हैं बिकॉज ये पॉइंट ओरिजिन का है। आपने पहले पार्ट में इसके क्या किया था, आपको बता दिया गया था कि खास पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स जे और के हैं, माइनस जे प्लस के हैं, उस पर एक फोर्स लग रही है जो कि I-2J है। इस फोर्स की वजह से इस पॉइंट पे कितना टॉर्क लगेगा, वो टॉर्क आपने कैलकुलेट यकीनन कर लिया होगा। अब इसी सवाल का जो नेक्स्ट पार्ट है, बी पार्ट है, वो कुछ इस तरह से है। अब आपने ओरिजिन के क्रॉस, ओरिजिन के अराउंड टॉर्क कैलकुलेट नहीं करना। नाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द टॉर्क ऑन अनदर पॉइंट। एक और पॉइंट है जिसके ऊपर आपने टॉर्क कैलकुलेट करना है। दैट पॉइंट इज I प्लस के। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर ये सारा फासला माइनस जे प्लस के है और ये वाला फासला I प्लस के है, तो ये कैसे आएगा? अगर आप इसमें से R1 में से R2 को, आई हैव टोल्ड कि R1 कौन सी चीज़ है, R2 कौन सी चीज़ है। लेट मी राइट इट हियर वंस अगेन। अब आपने बी पार्ट फाइंड करना। बी पार्ट है टॉर्क अराउंड R2। अब हम इसे R2 कह चुके हैं, तो R2 कैसे आएगा? उसमें जो मोमेंट आर्म होगा वो कैसे आएगा? मोमेंट आर्म R वुड बी इक्वल्स टू R1 माइनस R2। लो भाई ये देखो जरा, ये कैसे करना है। R1 क्या है? द टोटल मोमेंट आर्म माइनस आई प्लस, सॉरी माइनस जे, नॉट माइनस आई, माइनस जे प्लस के माइनस R2 is the new moment arm, the new origin, the new point, I प्लस के। लीजिए इसको सॉल्व करें, जरा माइनस करें, लेकिन देखें क्या आता है। व्हाट यू विल गेट, इस सारे को ओपन कर देता हूँ, ब्रैकेट्स खत्म कर देता हूँ, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस जे प्लस के माइनस आई माइनस के। नाउ यू कैन डू इट, के से कैंसिल हो जाएगा। यू विल गेट और नया मोमेंट आर्म आपके पास आ जाएगा माइनस आई माइनस जे। सो आपके पास नया मोमेंट आर्म आ गया है, फोर्स आपके पास मौजूद है। इसी फोर्स को इस्तेमाल करते हुए ज़रा फटाफट शाबाश जल्दी से टॉर्क कैलकुलेट कर दें। आपके लिए थोड़ी सी आसानी कर देता हूँ। टॉर्क का फॉर्मूला, टॉ इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ विच इज फर्दर इक्वल्स टू आई जे के। और अब इसके अंदर इनके एलिमेंट्स ये मेंबर लिख दीजिए। आई एज माइनस जे माइनस आई माइनस जे, यानी -1 0। सिमिलरली एफ के लिए क्या हो जाएगा? एफ वो सामने आपके पास लिखा हुआ, दैट इज I-2J है, 1 - 2, और के लिए फिर 0 आ गया। अब आप इस डिटर्मिनेंट को क्लोज कर दीजिए, ऊपर एडजस्टेंट या ऑल्टरनेट साइंस लिख दें, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का। अब इसे सॉल्व करना शुरू कीजिए। आपके लिए मैं ये ज़रा दोबारा सॉल्व करवा देता हूँ। इस तरीके को वैसे सॉल्व करना तो आपको आ चुका है। इससे आई से सॉल्व करेंगे, प्लस आई ब्रैकेट्स लगाई, आई वाला कॉलम आई वाला रो गया, यू विल गेट -1 - 2 0 0। डिटर्मिनेंट क्लोज किया, माइनस जे, फिर डिटर्मिनेंट ओपन किया, दिस वन एंड दिस वन गॉन, -1 1 0 0। फिर देन देयर इज प्लस के वाला कॉलम, के वाला रो गया, -1 -1 1 -2 -1 -1 1 -2,
नाउ सॉल्व इट। अब फाइनली इसको सॉल्व कर लें। ये प्लस आई मल्टीप्लाई करें 0 इंटू 0 ऑल 0। बात समझ में आ रही है ना बच्चों? को मुश्किल बात नहीं कर रहा, सिंपल मैथमेटिक्स है। -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, माइनस ये भी 0, सिमिलरली इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया 0, तो लिखने की ज़रूरत नहीं, माइनस जे कैप इंटू ये भी 0 हो गया। नाउ जस्ट के को सॉल्व करना है, प्लस के माइनस माइनस प्लस 2 1 are 2, माइनस माइनस प्लस 1, यू विल गेट, आगे लिख देता हूँ, यू विल गेट द रिजल्ट इज ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, सिर्फ ये बची 2 + 1 3, 3 के। सो टॉर्क इज 3 के। राइट बच्चों, ले भाई ऐसी करें, आपके पास फटाफट इस बी पार्ट का भी जवाब आ गया। 3 के इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सो आपका न्यूमेरिकल नंबर 13 भी हो चुका है। न्यूमेरिकल नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 14 इज वन ऑफ माय फेवरेट न्यूमेरिकल्स। और फेवरेट क्यों है? क्योंकि ये पास्ट पेपर्स में कई दफ़ा आ चुका है। आपके टेस्ट सेशन में, क्लास टेस्ट में ये न्यूमेरिकल कई दफ़ा आएगा, क्योंकि ये अच्छा खासा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। लिहाजा इसके ऊपर 3-4 फूल बना के इम्पॉर्टेंट लिख लें और आपको ये न्यूमेरिकल का जवाब और सोल्यूशन सब कुछ याद हो जाना चाहिए। इतनी प्रैक्टिस आपने इस न्यूमेरिकल की करनी है। अच्छा बच्चों, न्यूमेरिकल नंबर 14 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। तो डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट गिवन है 2 वेक्टर्स का, मैं कहता हूं लेट्स से वो दोनों वेक्टर्स ए और बी हैं। तो आपको पहले ए डॉट बी गिवन है, वो क्या है जी? ए डॉट बी इज 6√3। अच्छा, फिर गिवन है क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है 6, यानी कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 6। आपको क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड गिवन है 6 और 6√3। फाइंड द एंगल बिटवीन दीज 2 वेक्टर्स, व्हाट इज रिक्वायर्ड? आपको एंगल थीटा कैलकुलेट करना। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा। कहानी कुछ ऐसे है कि एक वेक्टर है दिस इज and the another vector is like something like this one. So this is a vector और ये जो है ये b वेक्टर है, और आपसे कहता है कि a डॉट b का मैग्नीट्यूड है 6√3 और a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड है 6। तो बताएं इनके दरमियान एंगल कितना है? यकीन कीजिए बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, अगर आप थोड़ी सी तवज्जो करें तो यू कैन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। लेकिन क्योंकि आप तवज्जो नहीं करेंगे, क्योंकि आप घर में बैठे हैं, आपकी तवज्जो घर में बनने वाली इफ्तारी की तरफ है, तो ये न्यूमेरिकल मैं आपको खुद करवा देता हूँ। फॉर्मूला इसमें लगेगा a क्रॉस b इज इक्वल्स टू, यू नो दैट ए बी साइन थीटा एंड a डॉट b इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। मैं इन्हीं दोनों फॉर्मूलाज की मदद से अपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। So let's do that करते हैं। I know that a cross b is equals to ab sin theta। अब a cross b का मैग्नीट्यूड गिवन है that is 6, तो 6 is equals to ab sin theta। Call this equation number 1। इसे पहली इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए, और साथ ही चलिए फिर डॉट प्रोडक्ट की तरफ। ये हो जाएगा a डॉट b that is equals to ab cos of theta। डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड गिवन है 6√3, that is 6√3। ये हो जाएगा ab cos theta। इसे कह दीजिए इक्वेशन नंबर 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 on 2, लिख देता हूं डिवाइडिंग इक्वेशन 1 on 2। पहली इक्वेशन को दूसरी पे डिवाइड कीजिए। कहानी कुछ इस तरह से होगी कि लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड हो जाएगी 6
over 6 √3 that is equals to AB sin theta over AB है यार, क्या हो गया, AB sin theta over AB cos theta। क्या ख्याल है, बात समझ में आती है कुछ बच्चों? AB को AB से फड़का दें, 6 को 6 से फड़का दें, you will get 1 over √3 that is equals to sin theta over cos theta। sin theta over cos theta that is tan theta that is equals to 1 over √3, theta is equals to tan inverse 1 over √3। अगर आप इसको सॉल्व करें कैलकुलेटर पे, वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि 1 over √3 का tan इनवर्स जो है दैट इज 30 डिग्री। खैर अभी आप जब मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करते जाएंगे बहुत सारी, तो आपको ये सारी टेक्नोमेट्रिक रेशियोज के जो आंसर्स हैं वो ऑलमोस्ट याद हो जाएंगे। इन्हीं वाले याद करवा देंगे आपको प्रैक्टिस करवा करवा के। ये आपकी जितनी भी टेक्नोमेट्रिक रेशियोज की जो राउंड वैल्यूज़ हैं, जैसे कि साइन, कॉस, टैन, 30, 45, 60, 90 डिग्री, इन तमाम एंगल्स की जो वैल्यूज़ हैं, यू विल लर्न दम। आपको ये फिंगर टिप्स पे खुद ब खुद याद हो जाएंगी इंशाल्लाह। सो लो यार, आपका आंसर आ गया था एंगल बिटवीन देम इज 30 डिग्री। आप रिजल्ट की हेडिंग डालेंगे और उसके बाद लिखेंगे द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी इज 30 डिग्री। पॉइंट समझ में आता है बच्चों? नहीं जी, आपके वाला न्यूमेरिकल हो गया। वन ऑफ माई फेवरेट न्यूमेरिकल, सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल है, से मार्क कर लें, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो अगला करवाने लगा हूँ, इट इज़ वंस अगेन वन ऑफ माई फेवरेट न्यूमेरिकल्स, अनदर वन ऑफ माई फेवरेट न्यूमेरिकल्स, एक और मेरा पसंदीदा न्यूमेरिकल है। इसे भी ज़रा मार्क कर लें, इंपॉर्टेंट है, आता रहता है, अक्सर एंट्री टेस्ट में बहुत दफ़ा पूछा गया। इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को थोड़ा सा बदल के एक स्टेटमेंट बना दी जाती है और उसके अगेंस्ट 4 ऑप्शन होती हैं जिनमें से आपने राइट ऑप्शन को पिक करना होता है। नहीं जी, अब हम अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 15 इज, पहले मैं न्यूमेरिकल सारा पढ़ देता हूँ ताकि जब मैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करना शुरू करूँ तो आपको हिस्सों में, टुकड़ों में समझना है। एज अ होल सारा न्यूमेरिकल पहले पढ़ के फिर आपको 1 बाय 1 सारा न्यूमेरिकल समझा के उर्दू में फिर सॉल्व करवाना शुरू करूँगा ताकि सॉल्व करने से पहले आपके जहन में एक बेसिक आइडिया तैयार हो जाए। स्टेटमेंट कुछ ऐसे है न्यूमेरिकल की, अ लोड ऑफ 10 न्यूटन इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ क्लॉथ लाइन। 10 न्यूटन का लोड, क्लॉथ लाइन कहते हैं कपड़े लटकाने वाली तार, उससे लटक रहा है। that distorts the line so that it makes an angle of 15 degree with horizontal। कहता है कि जब वो वजन लटकना शुरू हुआ क्लॉथ लाइन से तो उसकी वजह से क्लॉथ लाइन में डिस्टॉर्शन आ गई। समझाता हूँ उसको डायग्राम से। अभी ये क्या है, फाइंड द टेंशन इन द क्लॉथ लाइन। ले जी, मान लीजिए कि वो जो क्लॉथ लाइन है वो कुछ इस किस्म की है। वो जो कपड़े लटकाने वाली तार है वो इन 2 पॉइंट्स के दरमियान बांधी गई है और वो कुछ इस तरह से सीधी है, बिल्कुल स्ट्रेट है। कहते कि जब आपने इसके साथ एक वेट हैंग किया, वजन लटकाने की वजह से ये तार डिस्टॉर्ट होगी। लेट से यहाँ पे वजन आपने हैंग किया, दिस इज एट दिस पॉइंट, तो ये तार डिस्टॉर्ट होगी कुछ इस तरह से। ज़ाहिर है उसमें खम पैदा हो जाएगा, एक बल पैदा हो जाएगा, वो थोड़ी सी लटकना शुरू हो जाएगी नीचे की तरफ। पॉइंट समझ रहे हैं बच्चा? हाउ मच लोड दैट यू आर हैंगिंग नाउ, आपने कितना लोड हैंग किया इस पे से, हाउ मच लोड इज गिवन, लोड ऑफ 10 न्यूटन, राइट। कितना वेट है जी, 10 न्यूटन का वेट आपने हैंग किया। इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, मैं नीचे छोटा सा करके लिख देता हूँ ताकि मेरे लिए भी जरा आसानी रहे। मैंने इस डायग्राम को भी काफ़ी समझाना है। 10 न्यूटन, राइट। सो एक बात तो हमें समझ में आ गई कि गिवन में हमें लटकाया गया वेट गिवन है 10 न्यूटन, और फिर कहते हैं कि वेट हैंग करने की वजह से जो डिस्टॉर्शन आई है वो हॉरिजॉन्टल से 15 डिग्री है। दिस इज 15 डिग्री हेयर एंड अगेन 15 डिग्री हेयर। 15 डिग्री डिस्टॉर्शन आ गई, यानी कि असल जगह से, हॉरिजॉन्टल से वो कितना लटकी, कितना डिस्टॉर्ट हुई, कितना अपनी असल जगह से हिली, 15 डिग्री। कितना फाइंड आउट द टेंशन इन दिस क्लॉथ लाइन।
अब आपने टेंशन कैलकुलेट करनी है। अब जो मैं बात करने लगा हूं उसे आपने बड़े गौर से सुनना। देखो बच्चों, वेट इज हैंगिंग डाउनवर्ड, इस वेट की वजह से दोनों क्लोथ लाइंस के अंदर, दोनों तारों के अंदर, दोनों साइड्स पे टेंशन डेवलप होगी। टेंशन ज़ाहिर है वेट से ऑपोजिट साइड पे होगी, नीचे है तो ये क्लोथ लाइन में ऊपर की तरफ होगी। इसे मैं T1 कह देता हूँ, इसे मैं T2 कह देता हूँ। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, आपने इस टेंशन की वैल्यू को, T1 और T2 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। डायरेक्टली तो कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। सो व्हाट वी विल डू, वी विल मेक द कंपोनेंट्स ऑफ T1 एंड T2 हियर। अगर आप T1 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ड्रॉ करें तो वो कुछ इस किस्म की डॉटेड लाइन आएगी और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कुछ इस किस्म की डॉटेड लाइन आएगी। इसे कह देता हूँ T1x, ये T1y है। सिमिलरली यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे ही ये बन जाएगा T2y एंड दिस वन विल बिकम T2x। क्या ख्याल है, हमने दोनों तारों के दोनों कंपोनेंट्स को, एक्स और वाई कंपोनेंट्स को ड्रॉ कर लिया। रिक्वायर्ड क्या है, हमारे पास T1 चाहिए और T2, टेंशन की वैल्यू सही। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम इसमें 2-3 फार्मूलाज यूज करेंगे। पहला फार्मूला हम यूज करेंगे, सारे लिखवा देता हूं आपको। पहला फार्मूला इसमें यूज करेंगे भाई, एक्स कंपोनेंट जो होता है दैट इज T cos थीटा के इक्वल होता है, y कंपोनेंट जो होता है वो T sin थीटा के इक्वल होता है। जब आपके पास दोनों कंपोनेंट्स आ जाएं फिर आप फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। जो फर्स्ट कंडीशन है दैट इज सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, वो जीरो के इक्वल होती है। और साथ ही आप सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। दीज आर द फॉर्मूलाज दैट वी विल यूज हियर। बल्कि सेकंड कंडीशन तो प्रॉबेबली यूज नहीं होगी, लेकिन मैंने कंडीशंस की बात की तो मैंने दोनों लिखवा दिया आपको। वी विल यूज दीज फॉर्मूलाज हियर। ये 3 फार्मूलाज हमने इस सवाल के अंदर सॉल्व करने हैं, इस सवाल के अंदर यूज करने हैं। तो नहीं जी, शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले लगाते हैं इस पे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बाय यूजिंग फर्स्ट कंडीशन। By using first condition of equilibrium, sum of all the forces along x-axis is 0। करके देखते हैं ऐसा है कि नहीं है। x-axis पे कितनी फोर्सेस हैं, T1x और T2x। So T1x should be equals to T2x। अगर आप इन दोनों को ऐड करें, T1x plus T2x that should be equals to 0। अब T1x है क्या चीज बच्चों, सॉल्व इट। T1x इज इक्वल्स टू T1 cos ऑफ थीटा प्लस T2 cos ऑफ थीटा। उम्मीद है कि ये स्टेटमेंट आपको लिखी नजर आ रही होगी नीचे। नहीं भी नजर आ रही तो मैं आपको दोबारा ऊपर यहाँ पे लिख देता हूँ। ये मैंने लिखा था T1 cos थीटा प्लस T2 cos थीटा दैट इज इक्वल्स टू 0। T1 T2 तो हमें पता नहीं है, सो लेट्स डू इट। T1 cos ऑफ theta is 15 degree plus T2 cos of 15 degree that is equals to 0। or I can say that T1 cos 15 degree is equals to minus T2 cos of 15 degree। ले जी बच्चों, इस पॉइंट से ये जो मैंने यहां पे लिखा ये बहुत अहम पॉइंट है। इस पॉइंट से एक बात वाज़िया हो गई। वजह ये होगी कि T1 और T2 के x कंपोनेंट आपस में बराबर हैं और ऑपोजिट हैं। सो हेयर यू कैन सी दैट दोनों आपस में बराबर हैं मगर ऑपोजिट हैं। सो अगर तो x कंपोनेंट आपस में बराबर हैं तो दोनों वेक्टर्स भी T1 और T2 भी आपस में बराबर ही होंगे। ये कैसे होंगे, ये मैंने भी सपोज किया, अज्यूम किया। इसे भी आगे साबित करूंगा कि ये वाकई एक जितने बराबर हैं या नहीं। चलिए मैं आपको खुद से करके दिखा भी देता हूं। cos 15 यहाँ पे कैंसिल आउट कर दीजिए। T1 T2 दे बोथ बिकम्स इक्वल एंड ऑपोजिट। वाई ऑपोजिट, बिकॉज x कंपोनेंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में थे, ये नेगेटिव साइन उसके लिए जाहिर कर रहे हैं। सो T1 एंड T2 दे बोथ आर इक्वल वेक्टर्स हैविंग डिफरेंट डायरेक्शंस।
सो T1 और T2 का मैग्नीट्यूड हमारे पास इक्वल है। अगर इससे आगे बढ़ूं, अब लगाऊंगा फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का ही सेकेंड पोर्शन। फर्स्ट कंडीशन में ही सेकेंड पार्ट कुछ इस तरह से होता है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस दे आर ऑल्सो जीरो। अब आपने वाई एक्सिस पे देखने कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, जरा डायग्राम की तरफ आए। दो टेंशन की फोर्सेस अपवर्ड है और एक वेट की फोर्स डाउनवर्ड है, सबका सम कर लीजिए T1y प्लस T2y। वेट नीचे की तरफ है, ऑपोजिट है, तो वेट को इसमें से माइनस कर रहा हूं, माइनस वेट इज इक्वल्स टू जीरो। सो यू विल गेट T1y प्लस T2y माइनस y, थोड़ा सा छोटा सबस्क्रिप्ट में लिखना है, मैंने बड़ा लिख दिया, माइनस वेट वॉज दैट वॉज इक्वल्स टू 10 इज इक्वल्स टू जीरो। क्या ख्याल है बच्चों, यहां तक किसी किस्म का कोई सवाल इस पॉइंट पे, कोई इशू है तो मुझे बताइए। आगे मूव करते हैं। T1y दैट इज इक्वल्स टू T1 साइन थीटा प्लस T2 साइन थीटा माइनस 10 उधर जाके प्लस हो जाएगा, यू विल गेट 10 हियर। T1 T2 आर इक्वली हो जाएगा T साइन थीटा, बता चुका हूं बराबर आएंगे, प्लस T साइन थीटा इज इक्वल्स टू 10, 2T साइन थीटा इज इक्वल्स टू 10। नाउ 2T साइन ऑफ 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 10। सो आपने T कैलकुलेट करना है, T को एक तरफ रहने दीजिए, बाकी तमाम चीज़ें दूसरी तरफ ले जाइए और सॉल्व कर दीजिए, तो आंसर आएगा 19 पॉइंट समथिंग आएगा। मैं 19 न्यूटन लेके आता हूँ। यू कैन सॉल्व इट, यू कैन चेक, आप इसे सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। योर आंसर विल बी समथिंग लाइक दिस। ले जी बच्चों, यहाँ पे न्यूमेरिकल को वाइंड अप करते हैं। कि न्यूमेरिकल इज द लेंथी न्यूमेरिकल, इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट न्यूमेरिकल्स। इसे ज़रूर एक दफ़ा कीजिएगा सॉल्व अपने तौर पे, घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। लेंथी थोड़ा सा क्रिटिकल है, डायग्राम मैंने आपको सामने ड्रॉ कर दी है। अब जो अगला न्यूमेरिकल मैं आपको करवाने लगा हूँ वो इन सब से लेंथी है, इन सब से ज़रा लंबा है। कोशिश करूँगा कि उसकी इक्वेशन आपको बनवा दूँ, वो आपने खुद सॉल्व करना। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट और डायग्राम देख के ज़रा घबराइएगा नहीं, न्यूमेरिकल इतना मुश्किल नहीं जितना स्टेटमेंट से लग रहा है, बस समझ आने की देर है, फिर आपका हाथ खुद ब खुद चलता जाएगा और आप सॉल्यूशन की तरफ पहुंच जाएंगे। द लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ आवर लेक्चर टुडे, इस लेक्चर का आखिरी न्यूमेरिकल है, और इसके बाद मैंने थोड़ी सी असाइनमेंट आपको देनी है ताकि फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से ऑनवर्ड वी विल स्टार्ट द थर्ड चैप्टर। नेक्स्ट लेक्चर से ऑनवर्ड हम तीसरे चैप्टर को शुरू कर देंगे। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट वन सेकेंड काफ़ी लेंथी, इसलिए स्टेटमेंट सारी मैं पढ़ देता हूँ, फिर आपको स्टेटमेंट वन बाय वन आहिस्ता आहिस्ता समझानी शुरू करूँगा। एक ट्रैक्टर है जिसका वेट 15,000 न्यूटन है, क्रॉसेस अ सिंगल स्पैन ब्रिज। एक सिंगल स्पैन, एक लंबे ब्रिज से गुजर रहा है, उस ब्रिज का अपना वजन है 8,000 न्यूटन, एंड ऑफ लेंथ 21 मीटर। उस ब्रिज की लंबाई जो है 21 मीटर है। द ब्रिज स्पैन इज सपोर्टेड हाफ मीटर फ्रॉम ईदर साइड। द ट्रैक्टर फ्रंट व्हील टेक्स 1/3 of the total weight, 1/3 of the total weight of the tractor, and the rear wheels are 3 meter behind the front wheel। सारा मैं भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कैलकुलेट द फोर्स ऑन द ब्रिज सपोर्ट व्हेन द रियर व्हील आर एट द मिडल ऑफ द ब्रिज सिस्टम। सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल समझना ही बात है, यकीन करें न्यूमेरिकल इज वेरी मच सिंपल, बहुत आसान न्यूमेरिकल है। सिर्फ जब आप न्यूमेरिकल को खोल के अपने सामने रख लेंगे, इसे समझना शुरू करेंगे, जब आपको इसके दिए गए सारे पॉइंट समझ आ जाएंगे, तो सबसे आसान न्यूमेरिकल मेरा ख्याल है यही है। आसान स्टेप बाय स्टेप आपको समझाना शुरू करता हूँ। कहता है कि पहले सपोज करें यू हैव गॉट अ ब्रिज हेयर, आपके पास एक ब्रिज है जिस ब्रिज की लंबाई 21 मीटर है। ये बात, द टोटल लेंथ ऑफ ब्रिज इज 21 मीटर, बट दिस ब्रिज इज सपोर्टेड
हाफ मीटर फ्रॉम लेफ्ट साइड, हाफ मीटर फ्रॉम राइट साइड। तो वो ब्रिज जो हैंग कर रहा है वो कितना है? द लेंथ ऑफ ब्रिज रिमेन्स 20 मीटर। देखो यार, आधा मीटर तो यहां से गया सपोर्ट पे, आधा मीटर सपोर्ट पे यहां से गया, तो जो पीछे बचा वो कितना है? 20 मीटर। 21 मीटर टोटल था। तो यहां पे लिख देता हूं, यहां से यहां तक जो बचा बाकी, दैट इज 20 मीटर। अब इस 20 मीटर का सेंटर जो होगा वो कहीं इस जगह पे होगा, एग्जैक्ट 10 मीटर के फासले पे। दिस इज 10 मीटर। इस सेंटर पे इस ब्रिज का अपना वजन कितना उसने बताया? अपना वजन है 8000 न्यूटन। याद रहे कि यही डायग्राम इसकी गिवन में है। इसकी गिवन में कोई और सेपरेट डायग्राम नहीं ड्रॉ करनी मुझे, इसके गिवन में मुझे कुछ और सेपरेट नहीं लिखना। ये जो डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं यही इसका गिवन डाटा है। तो अपने ब्रिज का वजन 8000 न्यूटन सेंटर में, यानी कि फिक्स्ड पॉइंट से 10 मीटर के फासले पे जो उसका अपना वजन है, दैट इज 8000 न्यूटन। अब मैंने जो 3 पॉइंट्स बनाए हैं, इन पॉइंट्स के नाम रख लेता हूं। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट O, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट A सेंटर पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट B। आप इन्हें कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब कहते हैं कि वो जो ट्रैक्टर है दैट इज समहाउ दैट इज सच दैट कि उसके पिछले पहिए, पिछले टायर जो है वो सेंटर पे मौजूद है। तो जो उसके पिछले टायर हैं वो कुछ बड़े होते हैं अगलों से, तो पिछले टायर सेंटर में और थोड़े फासले के बाद अगले टायर। ये ट्रैक्टर मैंने खूबसूरत से ड्रॉ कर दिया, ट्रैक्टर कम साइकिल ज़्यादा, लेकिन खैर है, कोई मसला नहीं। उम्मीद है कि डायग्राम आपको नजर आ रही होगी। अब वो कहता है कि ट्रैक्टर के पिछले और अगले पहियों में जो फासला है, दिस डिस्टेंस दैट इज 3 मीटर। और अगले पहियों पे जो फोर्स लग रही है वो ट्रैक्टर के वेट का 1/3 है। मैं यहां पे लिख देता हूं WT, वेट ऑफ ट्रैक्टर वॉज 15,000 न्यूटन। सो अगले पहियों पे, अब इन दोनों पॉइंट्स के नाम भी रख लेते हैं। इस पॉइंट को तो हम A कह चुके हैं पहले ही, और जहां पे ट्रैक्टर के अगले पहिए हैं उसे कह देते हैं AOAB, इसे C कह देते हैं। अब C के ऊपर जो वेट लग रहा है वो कितना है? वेट एट पॉइंट C पे कितना वेट लग रहा है जी? अगले पहियों का वेट है, उसने न्यूमेरिकल में बता दिया ट्रैक्टर के वेट का 1/3। तो कितना होगा जी? 1/3 ऑफ 15,000, यानी कि 5000 न्यूटन। अगले पहियों पे 5000 न्यूटन का वेट लग रहा है। सो आई एम गोना राइट इट जस्ट 5000। सारी कैलकुलेशन पीछे कर दी, यहां पे सिर्फ 5000 लिख दिया। तो देखो भाई, आपके पास कितनी फोर्सेस हैं? एक फोर्स ट्रैक्टर के अगले पहिए की वजह से, एक फोर्स ब्रिज की अपनी, और 2 फोर्सेस अपवर्ड डायरेक्शन में इस ब्रिज की सपोर्ट के साथ हैं। इसे R1 कह दिया, इसे R2 कह दिया। यही R1 और R2 आपने फाइंड करने हैं। तो इन्हें फाइंड करना है तो जरा मैं इन्हें ब्लैक से लिख देता हूं, तो ताकि पता चल जाए कि हमने फाइंड क्या करना है। अपवर्ड फोर्स, रिएक्शन की फोर्स हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। सो वी हैव टू कैलकुलेट R1 एंड R2 बोथ फोर्सेस। सो लेट्स डू इट, स्टेप बाय स्टेप करना शुरू करते हैं इसे। मेरे पास मुख्तलिफ फार्मूलाज लगने हैं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इस न्यूमेरिकल ने जगह काफ़ी ज़्यादा घेरनी है, तो मैं थोड़ी सी जगह को ज़रा बचा लेता हूँ। आई हैव टू सॉल्व R1 एंड R2। फॉर्मूला इसमें मैं क्या लगाऊंगा? आई विल यूज नंबर ऑफ फॉर्मूलाज हियर। मैं यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूलाज लगाऊंगा। आई विल यूज फर्स्ट कंडीशन, I will use second condition of equilibrium, ये 2 चीजें। I will use the formula of torque here। ये तमाम चीजों को मैं इस्तेमाल करते हुए अपने फाइनल रिक्वायर्ड आंसर तक पहुंचूंगा।
लें जी शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग। सबसे पहले तो एक सिंपल इक्वेशन बनाएं। सिंपल इक्वेशन कैसे बनेगी? यूज फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है? सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग y एक्सिस इज इक्वल टू 0। y एक्सिस वाली, क्योंकि x एक्सिस पे तो कोई फोर्स नहीं लग रही, तो x एक्सिस वाली स्टेटमेंट को यूज करने की जरूरत नहीं है। इस वक्त तमाम फोर्सेस y एक्सिस पे लग रही हैं, दैट इज इक्वल टू 0। y एक्सिस पे लगने वाली, पॉजिटिव y एक्सिस पे लगने वाली दो फोर्सेस हैं रिएक्शन की, R1 प्लस R2 माइनस नीचे वाली फोर्सेस क्योंकि ऑपोजिट हैं, तो ये हो जाएगा 5000 8000 प्लस कुछ इस तरह कर लें, ऑपोजिट है तो माइनस अंदर आ जाएगा, प्लस माइनस 5000 दैट इज इक्वल टू 0। तो जरा सॉल्व कीजिए इसको तो पता चलेगा कि R1 प्लस R2 दैट इज इक्वल टू माइनस ऐड कर लें 13000 इज इक्वल टू 0। तो R1 प्लस R2 इसको उधर ले जाएं, यू विल गेट 13000। इसे कह दीजिए इक्वेशन नंबर 1। क्या ख्याल है बच्चों, पॉइंट समझ में आता? सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। आपने पहली इक्वेशन बनाई, अब सेकंड इक्वेशन बनानी है। इसी तरह R1 और R2 की साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। जवाब R1 या R2 की शक्ल में निकलेगा, फिर उस R1 या R2 की वैल्यू को इस इक्वेशन में फाइंड करके दूसरे कंपोनेंट को फाइंड करेंगे। ये तो मैंने आपको सारा लाहा अमल समझा दिया। उम्मीद है कि ये पॉइंट समझ में आया होगा, और नहीं भी समझ में आया तो उसको सॉल्व करते हैं आगे। R1 और R2 की एक इक्वेशन आपके पास आ गई, R1 प्लस R2 दैट इज इक्वल टू 13000। नाउ वी विल यूज सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब आपने एक और इक्वेशन बनानी है, जिस तरह से मैंने पहले कहा था। सेकंड इक्वेशन कहती है सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी 0। नाउ यू विल कैलकुलेट द टॉर्क अराउंड पॉइंट ए, सेंटर के गिर्द। सेंटर के गिर्द अब आपने टॉर्क कैलकुलेट करना एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट के गिर्द जितना टॉर्क लग रहा है उसे फाइंड करते जाएं। तो देखिएगा इस पॉइंट के गिर्द कितना टॉर्क लग रहा है। ये पॉइंट के गिर्द से मुराद ये है, सेंटर को फिक्स मान लें तो एक टॉर्क लग रहा है इस 5000 न्यूटन वाली फोर्स की वजह से, एक टॉर्क लग रहा है इस R1 की वजह से, एक टॉर्क लग रहा है इस R2 की वजह से। पॉइंट समझ में आता है बच्चों? सो हाउ मेनी टॉर्क्स आर देयर? दिस इज 5000 फोर्स की वजह से पहला टॉर्क, दैट इज हाउ मच? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, पॉजिटिव होगा। इसकी वजह से देखिए R1 की वजह से दिस वन क्लॉकवाइज टॉर्क नेगेटिव होगा। इस R2 की वजह से टॉर्क देख रही है, दिस इज वंस अगेन एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्ट सिमत में। तो आपके पास दो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, एक क्लॉकवाइज टॉर्क है। जरा वैल्यूज पुट करें और सॉल्व करना शुरू करें, आपके पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। सो कैलकुलेट द टॉर्क अराउंड ए। पहला टॉर्क R1 की वजह से क्या होगा? R1 से लेके सेंटर तक का जो फासला है दैट इज 10 मीटर। R1 फोर्स है तो लिखा जाएगा इट इज दिस वन। क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव लिखूंगा, माइनस R1 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 5000 न्यूटन की वजह से कितना टॉर्क है? द लेंथ ऑफ ट्रैक्टर इज 3, द वेट इज 5000 नीचे की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज है तो ये हो जाएगा प्लस 3 इंटू 5000। फिर उसके बाद देखिए R2 की वजह से टॉर्क जो लग रहा है दैट इज वंस अगेन एंटी क्लॉकवाइज, प्लस हो जाएगा प्लस R2 इंटू 10 दैट इज इक्वल्स टू 0। सम ऑफ ऑल द क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। वैल्यूज मैंने पुट कर दी हैं, इसे बस सॉल्व करना ही हो जाएगा। माइनस 10R1 प्लस 15,000 प्लस 10R2 इज इक्वल्स टू 0। या इसे यूं भी लिखा जा सकता है
-10R1 प्लस 10R2 इज इक्वल टू -15,000। अब आप यहाँ पे चाहें तो 10 को कॉमन ले लें चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए, ये हो जाएगा -R1 प्लस R2 दैट इज इक्वल्स टू 10 कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा -1500। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ये जो आपके पास आई है ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। नाउ एडिंग बोथ इक्वेशंस, बोथ इक्वेशन 1 एंड 2, बस ये खत्म होने लगा है, बस एक आधा मिनट आपको और लूंगा। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, यू विल गेट लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी R1 प्लस R2 माइनस R1 प्लस R2, इसकी राइट हैंड साइड 13,000, इसकी लेफ्ट हैंड साइड -1500। सॉल्व कीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 2R2 इज इक्वल्स टू, ऐड करें इसको, आई डू नॉट हैव एनी कैलकुलेटर राइट नाउ, ये हो जाएगा 12 समथिंग। सॉल्व कीजिए सारी, यानी यू कैन सॉल्व इट फ्रॉम हियर ऑनवर्ड। यहां से ऑनवर्ड आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप R2 की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, जो भी वैल्यू R2 की निकलेगी उस R2 की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें R2 की वैल्यू को, यहां से R1 की वैल्यू को निकाल के अपना जवाब हासिल कर सकते हैं। पॉइंट समझ में आता है बच्चों? कोई क्वेश्चन तो नहीं? यहाँ पे क्लैरिटी हो गई। देयर इज नथिंग बिगर, नथिंग स्पेशल है, कोई इतनी खास रॉकेट साइंस नहीं है, छोटी सी कैलकुलेशन है। मैंने यहाँ पे करके इसलिए छोड़ दी क्योंकि आई डो नॉट हैव स्पेस, आई डो नॉट हैव टाइम एनी मोर। मैं यहाँ पे करके इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये साइमल्टेनियसली इक्वेशन को आप सॉल्व पहले कर चुके हैं। साइमल्टेनियसली इक्वेशन को सॉल्व करना आपको पहले आता। चलें जी बच्चों, यहाँ से ऑनवर्ड आपने करना है। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 17 है और न्यूमेरिकल नंबर 18 है, वो सेम इन्हीं टेक्निक्स के ऊपर है, इन्हीं कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम के ऊपर होना है। यू विल ट्राई टू सॉल्व देम बाय योर ओन हेड, आपने उन्हें अपने दिमाग से खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करनी है। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन डिस्कस इन द फिजिकल क्लास, यू कैन कमेंट द प्रॉब्लम, यू कैन पेस्ट द पिक्चर ऑफ योर प्रॉब्लम, तो उस सवाल को हम लोग डिस्कस कर लेंगे आइंदा। यहाँ पे मुझे इजाज़त दीजिए, आपका चैप्टर नंबर 2, पहला चैप्टर आपकी हाफ बुक का फर्स्ट 50% का पहला चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। इंपॉर्टेंट चैप्टर था, बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इनमें से आया करती हैं पेपर में, तो उम्मीद है कि ये आप लोगों ने तवज्जो के साथ सुना होगा, वक्त ज़ाया किए बगैर पढ़ा होगा। इसी तरह इसी मेहनत के साथ और इससे बेहतर मेहनत के साथ कुछ चैप्टर नंबर 3 को, चैप्टर नंबर 4 और 5 को भी देखिएगा। 3 भी अच्छा खासा लेंथी अच्छा खासा लंबा चैप्टर है, और जो कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 3 में वो भी आपने पहले पढ़े हुए हैं। अब चैप्टर नंबर 3 के ऊपर जो डिस्कशन होगी वो इंशाल्लाह आज से ऑनवर्ड नेक्स्ट लेक्चर में होगी। मुझे यहाँ पर इजाज़त दीजिए, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।